Good morning, students. Welcome you all to the SST class. I hope you all are fine. So, now we are going to start the new chapter of the history, that is chapter 6, The Revolt of 1857. The Revolt of 1857. That is given on page 44 of your book. Okay, just open that. In this chapter, we will discuss how this revolt originates, what are the main features of this revolt, how this revolt spread in 18th and 18th and 19th centuries, and what lessons we have gained from it. ठीक है, हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे. रिवोल्ट क्या होता है? एक फ़ाइट होती है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिया में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने पहले जैसे इंडिया पे कंट्रोल अपना सेटअप किया था, उसके अगेंस्ट इंडिया ने कैसे अपनी फ़ाइट कंटिन्यू की थी, इस चैप्टर से हमें पता लगेगा. ठीक है, कहाँ से रिवोल्ट स्प्रेड हुआ था, ठीक है, कैसी इस रिवोल्ट की नेचर थी, क्या क्या लेसन्स हमें यहाँ से पता लगते हैं. फिर सेकंड देखेंगे, पॉइंट आउट द चेंजेस इन द कॉलोनियल रूल आफ्टर द 1815. जब इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस लेके आए थे. ठीक है, लिस्ट्स हाउ वर्नाकुलर एंड ब्रिटिश अकाउंट्स कैन बी रेड अंडर द रिबेलियन. कैसे वर्नाकुलर मतलब लोकल या ब्रिटिश अकाउंट्स किस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस फाइट में. ठीक है, हाँ जी. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर. इन द प्रीवियस चैप्टर वी शो दैट द वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश बिगेन टू क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रूरलाइज सोसाइटी में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर में, इंट्रोडक्शन टू द मॉडर्न हिस्ट्री में भी किस तरह ब्रिटिश की क्रूअल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस पॉलिसीज थी जिसकी वजह से इंडियन लोगों के माइंड में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हुई थी. ठीक है, इन रिस्पॉन्स देयर वर सीरीज ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज. इनके रिस्पॉन्स में कुछ पीजेंट्स, फार्मर्स या जो ट्राइबल बस्तियों वाले पीपल थे, उन्होंने अपराइजिंग क्या होती है? जब ग्रुप ऑफ पीपल फाइट करते हैं उन पीपल के अगेंस्ट जो पावर में होते हैं. ठीक है, दैट थिंग इज़ नोन एज अपराइजिंग. ठीक है, ये किस सेंचुरी में हुई थी? लेट 18th सेंचुरी मींस 1850s के बाद और अर्ली 19th सेंचुरी. ठीक है, 1901. ठीक है, सॉरी, लेट 18th मतलब 1750s के बाद और अर्ली 90s मतलब जो 1801 से लेके 1850 तक, जो बीच में 100 ईयर्स थी, इसमें जो फाइट्स चली थी. ठीक है, but since most of these uprisings were spontaneous and unorganized, but जो ये uprisings थी, fightings थी, ये unorganized थी, मतलब कोई plannings नहीं थी. they could be crushed easily by the British, जिसे ब्रिटिश ईजिली उन्हें क्या कहते हैं, ख़राब कर देते थे उनकी फाइटिंग्स को. however this continued to simmer among the various sections of the Indian population. डिसकॉन्टेंटमेंट कह सकते हो, अनहैप्पीनेस थी, स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस थी जो इंडियन पीपल के अंदर कॉन्टीन्यूस थी. ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन, एंड मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज ए मेजर वे टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. ये मतलब एक कारण बना था जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था. ठीक है, यहाँ से 1857 के रिवोल्ट की बिगनिंग हुई थी. हाँ जी, लेट्स स्टडी द वेरियस कॉजेज दैट लीड टू द रिवोल्ट. कुछ कॉजेज डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था. ठीक है, द कॉजेज ऑफ द 1857 रिवोल्ट. द रिवोल्ट वॉज कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर दैट हैज़ बीन एक्यूमुलेटिंग ओवर द ईयर, मतलब बढ़ते चले गए. एक्यूमुलेटिंग मतलब बढ़ते ही चले गए. ठीक है, इसमें कुछ कॉज हैं. फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज. The exploitative economic policies of the British were to great extent responsible for the massive uprising. कुछ exploitative मतलब इंडियंस को ख़राब करने की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी, ये एक मेन रीज़न बना था मैसिव अपराइजिंग का, मतलब फाइटिंग का बिटवीन द इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिशर्स. ठीक है, उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं. डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फेमाइंस, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज. ठीक है, ये इकोनॉमिक कॉजेज हैं. ठीक है, और सेकंड कॉज क्या था? पॉलिटिकल कॉज. ठीक है, फिर था सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. ठीक है, और फिर उसके बाद फोर्थ था
मिलिट्री कॉजेज़, देन था इमीडिएट कॉज। ठीक है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर पॉइंट पढ़ते हैं। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ठीक है, फ्लरिशिंग handicraft industries sustained by the Indian artisans were ruined under the new economic policies of the British। पहले इंडियंस हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बुनने वाली चीज़ें जैसे की इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे। ठीक है, जो उनकी बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज थी जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो ब्रिटिशर्स की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से ये इंडस्ट्रीज़ क्रश हो चुकी थी, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुकी थी। These policies, as we have read in the last chapters, that formulated out to competitive, ठीक है, इनको रूल आउट मतलब ख़त्म करने के लिए, जो इंडियन कॉम्पिटिशन था इन्हें बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, एंड टर्न इनटू इंडिया एज ए सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, मास प्रोडक्ट्स इन ब्रिटेन एज ए रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इसका मेन कारण क्या था? जो इंडियन में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो एज ए रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स अपने पास, ठीक है, लेके जाते थे, जिसकी वजह से वो फिनिश प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते थे और जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट गेन होता था। ठीक है, आफ्टर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इंडियंस जो प्रोडक्ट थे वो दे यूज एज ए रॉ मटेरियल एंड दे कन्वर्ट इट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट एंड सेल इन देयर मार्केट फॉर गेनिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। ठीक है, ये कब हुआ? आफ्टर एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये फर्स्ट इकोनॉमिक कॉज था। सेकंड था डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फेमाइन्स। मच ऑफ द लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली रिजर्व्ड फॉर द फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन वाज फोर्सिबली ट्रांसफर्ड इनटू द लैंड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स कल्टीवेशन बाय द ब्रिटिश। जो इंडियन एग्रीकल्चर की लैंड थी वो पहले इंडियन फार्मर्स से किसके लिए यूज़ करते थे? फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन, राइस, व्हीट। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इसे कन्वर्ट करके इसे किस चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ कर दिया? कमर्शियल क्रॉप्स में। ठीक है, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर वगैरह से। दे ruined the agriculture, led to the severe shortage of the food and caused frequent famines in various parts of the country। इससे क्या हुआ? फूड की स्वेयर शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई। ठीक है, और फेमाइन, भूखमरी मच गई थी वेरियस पार्ट्स ऑफ दी, ठीक है, एक कंट्री के सभी काफ़ी पार्ट्स में। द ब्रिटिश रिमेन्ड इनडिफरेंट टू द पॉवर्टी एंड सफरिंग्स ऑफ द इंडियंस। ब्रिटिशर्स को इंडियन की पॉवर्टी से, गरीबी से या सफरिंग्स के साथ कोई लेना देना, उनका सेल्फ मोटिव था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। थर्ड इकोनॉमिक कॉज था लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज। The exorbitant rates revenue demanded by the Britishers under the new land revenue system displaced peasants from their lands or reduced them to bonded labor। एक्सोबेरेंट क्या होता है? हैवी जो रेट, हमने लास्ट परमानेंट सेटलमेंट में भी पढ़ा था, जो टैक्स सिस्टम इन्होंने सेटलमेंट यूज़ की थी। ब्रिटिशर्स हैवी टैक्स रेट लगा रहे थे, ठीक है, पीजेंट्स पे, इंडियन फार्मर्स पे। ठीक है, जिसकी वजह से पीजेंट्स को अपनी लैंड को छोड़ के जाना पड़ रहा था और उन्हें एक बॉन्डेड लेबर, किसी दूसरी ज़मीन पर जाकर काम करना पड़ता था एज ए लेबरर। ठीक है, परपेचुअली इन डेप्थ, मतलब उन्हें हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे वो। इवन द जमींदार्स हैड देयर लैंड टेकन अवे बाय द ब्रिटिश। जो जमींदार्स के पास जो लैंड थी वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने मोटिव के लिए उनसे भी लैंड ले ली थी। इफ़ दे फेल टू पे द रेवेन्यू ऑन टाइम, अगर वो टैक्स रेवेन्यू टाइम पे नहीं पे कर रहे थे तो ब्रिटिश उनसे भी अपनी लैंड ले लेते थे। ठीक है, द न्यू ओनर्स विद नो ट्रेडिशनल टाइज विद इधर द लैंड और द पीजेंट्स, क्योंकि जो न्यू ओनर्स आते थे वो मेनली ब्रिटिशर्स होते थे, उनका कोई रिलेशन नहीं होता था। ठीक है, ना ही लैंड के साथ, ठीक है, ना ही क्या कहते हैं पीजेंट्स के साथ, मतलब फार्मर के साथ। ठीक है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। डिड लिटल टू स्टेम विद द स्टडी डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, उन्हें कोई मतलब नहीं था एग्रीकल्चर का डिक्लाइन। दे वांट टू जस्ट मेक देयर हाई प्रॉफिट्स। ठीक है, सो ये इकोनॉमिक कॉजेज थे जिसकी वजह से क्या कहते हैं को 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखो पॉलिटिकल कॉजेज। द पॉलिसी ऑफ annexation practiced by the British unjustly disposed many Indian rurals। ठीक है,
जो पॉलिसी एनेक्सेशन कब्जा करने की पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स, ठीक है, डिस्पोज उनको कई इंडियन रूलर्स को एंगर किया था, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ इंडियन रूलर्स काफ़ी गुस्से में आए, ठीक है, क्योंकि उनको उनकी लैंड से ही पार किया जा रहा था। उनमें से रूलर्स कौन से थे? रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब ऑफ कानपुर, ये कुछ रूलर्स थे जिनके बारे में हम लेटर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। As a result of this disgruntled soldiers became the enemies of the British and went on to lead the revolt in their respective regions. Disgruntled मतलब annoyed, angered, जो ठीक है गुस्से वाले एक गुस्सा आ गया था इनके सोल्जर, वो ब्रिटिशर्स के एनिमी बन गए, दुश्मन बन गए थे, और उन्होंने अपना ये रिवोल्ट अपने अपने रीजन्स में कंटिन्यू रखा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ, वी विल रीड मोर अबाउट दैम लेटर इन दिस चैप्टर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ था, जब इन रूलर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट था सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश सच एज द abolition of the sati, child marriage, legalization of widow remarriage, and the introduction of the Western education for women were perceived by some Indians as unwelcome interference in their age-old social customs. कुछ अच्छे सोशल कस्टम सोसाइटी में चेंजेस लेके आने के लिए ब्रिटिश ने कुछ चेंजेस लेके आए थे, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, ठीक है, सती जैसे वीमेंस जब अपने हस्बैंड के तहत अपने आप को भी जला लेती हैं, उसको ख़त्म करना, चाइल्ड मैरिज नहीं करनी, बहुत यंग एज में चाइल्ड की मैरिज नहीं करनी, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज, अगर विडो दोबारा रीमैरिज करना चाहते तो उसको लीगल माना जाए, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन की स्टार्टिंग की थी वीमेंस के लिए, लेकिन अभी भी ये इंडियन जो सोसाइटी के पीपल थे इसे अनवेलकम करते थे। क्यों? उन्होंने इसे मानने से क्यों अपनी सोसाइटी में क्यों नहीं लेके आना चाहते? क्योंकि वो सोचते थे हमारे कस्टम्स के अगेंस्ट है। इसका भी एक ये भी कारण बना था उनकी फाइट का, रिवोल्ट के कारण का। फिर था मिशनरी एक्टिविटीज़। द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया कन्विंस्ड मैनी conservative Indians and the tribal people that the British were forcing them to give up their religion and convert into Christianism. कुछ मिशनरी जैसे इंडियन, क्योंकि मेनली जो ब्रिटिशर्स होते थे क्रिश्चियंस होते थे, ठीक है, मिशनरीज होते थे, उन्होंने इंडियंस लोगों को मतलब कुछ हद तक मतलब विश्वास दिला दिया था, या ट्राइबल पीपल को मतलब ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स कर रहे हैं अपना रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियन बनने में, ठीक है। फिर ये भी एक रीज़न था, वन ऑफ देम रीज़न फॉर देयर रिवोल्ट, मतलब फाइट कर। दे लुक्ड अपॉन एज द थ्रेट टू द ट्रेडिशनल बिलीव्स, कल्चर एंड वर डिटर्मिन्ड टू फाइट बैक, क्योंकि उनसे लग रहा था, उन्हें ये डर था भी उनकी कल्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, सोच को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी फ़ाइट कंटिन्यू रखी, ठीक है। ये सोशल एंड रिलीजियस कुछ कॉजेस थे। हाँ जी, यहाँ पे एक आप देख सकते हो, बॉटम लेफ्ट पे एक पिक है। इंडिया वॉज रेवेड बाय द सीरीज ऑफ द फेमाइंस इन द कॉलोनियल पीरियड, मतलब रेवेड मतलब सफ़र्ड किया, काफ़ी फेमाइंस, भूखमरी की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, एग्रीकल्चर की शॉर्टेज हो गई थी। यहाँ पे एक पिक शो की गई है जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में। हाँ जी, यहाँ राइट साइड में देखो एक होम है, ठीक है, एक धर्मशाला टाइप बनी हुई है, ठीक है, संस्था बनी हुई है। ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ द चाइल्ड मैरिज, जब चाइल्ड की मैरिज के बाद विडोज़ कई बार डेथ हो जाती है उनके हस्बैंड के बाद, दे बिकम विडो, ठीक है। गर्ल्स एज यंग 8 to 10 ईयर्स वुड बिकम विडो, 8 to 10 ईयर्स की एज में ही उनको विडो बन जाती है, विधवा बन जाती हैं। वो फोर्स टू स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन दी मोस्ट मिजरेबल कंडीशंस, मतलब अपनी लाइफ जो उनकी बहुत ज़्यादा टीडियस लाइफ हो जाती है, इस बुरी लाइफ जीती हैं इन मतलब संस्था में, ये इन विडो होम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉज। Though an integral part of the British Army, the spoils had many reasons for the dissatisfied, ठीक है। नो डाउट ब्रिटिश आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लार्ज थी, ठीक है। स्पॉयल्स हैड मैनी रीजन्स, स्पॉयल्स के काफ़ी रीजन्स थे इनसे डिससेटिस्फेक्शन। स्पॉयल्स होते क्या, जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश की आर्मी में थे, ठीक है, कुछ इंडियन सोल्जर्स भी थे ब्रिटिश की आर्मी में, दैट आर नोन एज स्पॉयल्स। उनके कुछ रीजन्स थे जो
ब्रिटिश आर्मी से वो डिससेटिस्फाइड रहते थे। क्या रीज़न से? द स्पॉयज़ देखो यहाँ पे राइट साइड में इमेज बनी हुई है, स्पॉयज़ की पिक शो की गई है, ठीक है। वर पेड फार लेस दैन द ब्रिटिश सोल्जर्स, जो उनकी ब्रिटिशर्स की सोल्जर्स की इनकम से स्पॉयज़ को बहुत कम सैलरी मिलती थी। फर्दर दे कुड नॉट न्यू होप टू राइज टू द हायर रैंक्स इन द आर्मी विच वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द ब्रिटिश सोल्जर्स। उन्हें कोई फ्यूचर में ये भी होप नहीं था जो रैंक ब्रिटिशर्स के लिए रिज़र्व किए गए हायर रैंक्स हैं जो आर्मी में, वो उनको कभी भी मिल सकता है, क्योंकि वो पहले से ही मतलब तय था भी वो ब्रिटिशर्स को ही मिलेंगे। ये भी एक उनका रीज़न था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट का। हाँ जी, सेकंड, स्पॉयज़ की डिससेटिस्फेक्शन का क्या रीज़न था? द स्पॉयज़ कंसिडर्ड मैनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी टू डायरेक्ट थ्रेट टू देयर रिलीजन। कुछ ब्रिटिश आर्मी के कुछ ऐसे रूल्स थे जो उन्हें लगता था उनके रिलीजन के थ्रेट था, मतलब नुकसान दे रहे हैं उनके रिलीजन को। दे वर बैंड फ्रॉम वेयरिंग टर्बन्स, बेड्स एंड अदर रिलीजन मार्कर्स, ठीक है। उन्हें बैन किया जाता था, उन्हें मतलब रोक लगाई जाती थी इंडियन सोल्जर्स को अपनी टर्बन्स, पगड़ी बांधने से, बियर्ड्स, ठीक है, मूछें रखने से, ठीक है। अदर रिलीजन, अगर कोई मार्कर्स होते हैं रिलीजन हिंदूज़ या मुस्लिम्स के, वो भी रखने से मना किया जाता था। सिर्फ उनको बोला जाता था आपने जैसे ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वैसे ही अपने आप को रखना है। मोर ओवर द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, एक जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट बना था, ठीक है, 1856 में। उन्होंने क्या किया? फोर्स द न्यू रिक्रूटमेंट टू क्रॉस द सी टू फाइट वार्स इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कोई न्यू इंडियन सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट होती है ब्रिटिश आर्मी, तो उन्हें कहा जाता था आपको सीज़ को क्रॉस करके फ़ाइट करनी पड़ेगी अगर आपको कभी भी कहा जाए तो, ठीक है। क्रॉसिंग द सी वॉज मेजर टैबू। टैबू क्या? काला पानी की सज़ा मानते थे। अगर कोई सी को क्रॉस करके, दैट इज़ कंसिडर्ड एज काला, ठीक है, सज़ा मानते थे। फॉर मैनी हिंदूज एज इट वॉज कंसिडर्ड दैट डेफलिंग, जो उनको इम्प्योर, उनके करैक्टर को इम्प्योर बना रही थी, ठीक है। इसलिए वो इस मतलब मेन क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स जो इंडियन सोल्जर्स के साथ कर रहे थे, ठीक है, उन्हें मजबूर कर रहे थे भी आपने दूर दूर जाके सी को क्रॉस करके हमारे लिए फ़ाइट करनी है, ठीक है। दे कंसिडर्ड एज टैबू, मीन्स काला पानी की सज़ा मानते थे, जिससे उनका करैक्टर इम्प्योर हो रहा था। यह भी एक रीज़न था इंडियन सोल्जर्स की फ़ाइट के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देन इज इमीडिएट कॉज, एक कुछ इमीडिएट कॉज था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन ने फ़ाइट स्टार्ट की थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, क्या? एनफील्ड राइफल्स, हथियार लेके आए थे। देखो राइट साइड में आप लोगों को इमेज दिखाई, लेफ्ट साइड में इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। द राइफल हैज़ ग्रीस कार्ट्रिज दैट इज़ टू बी बीटन ओपन बिफोर बीइंग लोडेड इनटू द राइफल। कार्ट्रिज होती है ना जिसमें हम बुलेट्स डालते हैं, ग्रीस, उसकी ग्रीस की जाती है, ठीक है। ए र्यूमर स्प्रेड, एक र्यूमर थी, मतलब बात फैली हुई थी, दैट द ग्रीस वॉज मेड अप आउट ऑफ काउ एंड पिग फैट। जो उनकी ग्रीस थी किसकी बनी होती थी? काउ या पिग की फैट की, ठीक है, मतलब उनके मांस की बनी थी, ठीक है, गाय या पिग की, सूअर की, ठीक है। काउज आर कंसिडर्ड sacred among the Hindus, while eating pig is a taboo for Muslims. Cows हिंदूज़ के लिए बहुत sacred animal माना जाता था, ठीक है। और पिग्स, मुस्लिम्स पिग्स की पूजा करते थे, मतलब उन्हें बहुत sacred animal मानते थे। अगर उन्हें खाएंगे तो वो भी अपने आप को काला पानी की सज़ा के टाइप मानते थे। इसलिए दोनों के लिए इन राइफल्स को यूज़ करना बहुत बड़ा कारण था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने का। दिस एनग्रेड द स्पॉयज एज दे बिकम द कन्विंस्ड दैट द ब्रिटिश वर डेलिबरेटली ट्राइंग टू इंसल्ट देयर रिलीजन। मतलब दिस एंगर्ड, मतलब जिससे क्या हुआ, स्पॉयज से जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश के आर्मी में, उन्हें काफ़ी गुस्सा आया। उन्हें पता लग गया, भी कन्विंस कर दिया उन्हें, मतलब कन्विंस हो गए थे भी ब्रिटिशर्स उनके रिलीजन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डेलिबरेटली इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिलीजन को। ये भी एक रीज़न बना था उनकी फ़ाइट का।
हाँ जी, नेक्स्ट है कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, किस डायरेक्शन में रिवोल्ट के स्प्रेड हुआ था, कहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे इज स्टेशन एट दी बैरकपुर इन वेस्ट बंगाल रिफ्यूज टू यूज कार्ट्रिज एंड ओपन फायर ऑन हिज स्पिरिट ऑफिसर। ठीक है, 1857 में किस डेट पे, 29 मार्च। ठीक है, मंगल पांडे थे, एक इंडियन सोल्जर थे ब्रिटिशर्स की आर्मी में। ये कहाँ पे थे, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। उन्होंने जो इनफील्ड राइफल से ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे उसे यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, कार्ट्रिज जो काऊ या फिग की फैट की बनी हुई थी, और अपने सुपीरियर ऑफिसर पे फायर कर दिया था, उन्हें गोली मार दी थी। फॉर द ओपन रिवोल्ट ही वॉज हैंग्ड इन अप्रैल 1857। इस तरह की फाइटिंग के कारण उन्हें हैंग कर दिया, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कब, अप्रैल 1857 में। दिस एक्शन सेट ऑफ ट्रेमर्स। ठीक है, ये जो ट्रेमर दैट सून स्प्रेड इन फार अवे मेरिट्स, जो टेंशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है, सारे कंट्री में, और ये धीरे धीरे मेरठ में स्प्रेड हो गई। मेरठ से ये फाइट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे कुछ पिक्स शो की गई हैं, यहाँ से आपको पता लगेगा इन डिफरेंट सोल्जर्स के नेम है। हम क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले कौन है, मंगल पांडे, राइट। ठीक है, ये मंगल पांडे कहाँ के, मेरठ में। सेकंड है बेगम हज़रत महल, ये कहाँ की हैं, अवध की। ठीक है, फिर है थर्ड है, आप देख सकते हो, थर्ड है नाना साहेब ऑफ कानपुर। फिर उनके बॉटम में कौन है, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। नेक्स्ट तांत्या तोपे, तांत्या तोपे कौन थे, कमांडर थे नाना साहेब के। ठीक है, कानपुर में। इनकी 5 पर्सन्स की पिक शो की गई जो मेन लीडर्स थे 1857 रिवोल्ट के। ठीक है, बाकी हम किस तरह रिवोल्ट स्प्रेड हुआ, किस रीजन्स में गया। ठीक है, फिर ये क्या इस रिवोल्ट के डिक्लाइनिंग के रीजन्स थे। ठीक है, फेलियर के क्या रीजन्स थे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इस रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और लास्ट में हम पाइका स्प्रिंग पढ़ेंगे, एक फाइट हुई थी पाइका में, पाइका रीजन में, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप you all have understood the chapter. This chapter is quite important, so please read carefully up to the topic, the course of the 1857 revolt, at page number 46. Thanks and have a nice day.